नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं मेरे सभी मित्र? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। क्षमा चाहती हूँ कल मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाई। कल का दिन मेरी लाइफ में कुछ भारी था और कल मैंने अपने एक बहुत अच्छे साथी, एक बहुत अच्छे मित्र, बड़े भाई पास्टर घनश्याम मसीह को खो दिया। वो हमेशा के लिए प्रभु के पास चले गए हैं, एक अच्छी नींद में चले गए हैं और प्रभु में वो मेरे भाई थे। हैदराबाद गए हुए थे किसी काम से और वहीं पे उनको हार्ट अटैक हुआ और आपका कल देहांत हो गया। मुझे कल सुबह ये बात मालूम चली और मैं बहुत शोकाकुल हो गई, बहुत रोई, मुझे बहुत बहुत परेशान हुई। मुझे कल सँभालना बहुत मुश्किल था। कल का दिन बहुत भारी गुज़रा मेरे ऊपर। लेकिन मुझे समझ में आया कि इसमें प्रभु की कोई ना कोई मर्ज़ी छुपी होगी जो भाई के साथ में ऐसा हुआ। मेरे लिए वो बहुत अनमोल थे क्योंकि जब मैं बहुत एक बुरे समय से गुज़र रही थी, मैं एक ऐसे दौर से गुज़र रही थी जबकि मेरी आस्था ईश्वर के ऊपर बिल्कुल ख़त्म सी हो गई थी। मतलब मैं ये सोचने लग गई थी कि अब शायद क्योंकि मेरे साथ में बहुत-बहुत बुरा हुआ था। ऐसा-ऐसा मेरे साथ में हुआ था कि मुझे तकलीफ़ इतनी बढ़ गई थी लाइफ़ में कि मैं सोच रही थी कि अब पता नहीं क्या होगा मेरे साथ में। जब मैंने नौकरी छोड़ी थी सन 2018 में, तो मैंने इतने पैसे जमा कर लिए थे अपने पास कि मैं अपना कम से कम 2 साल, 2.5 साल आराम से सर्जरी भी करवा सकूँ, बॉटम, डाउन सब सर्जरी करवा सकूँ आराम से और आराम से मज़े की लाइफ़ जिऊँ, कम से कम 2 साल आराम से घर बैठूँ, ज़िंदगी का एन्जॉय करूँ। ये सोच के मैंने नौकरी को छोड़ा था, लेकिन हम जो सोचते हैं वो नहीं होता। जब मैंने 2018 में जॉब छोड़ी थी तो अक्टूबर में मेरी सर्जरी होनी थी। मेरी सारी बातचीत हो चुकी थी और कन्फर्म्ड हो गया था कि अक्टूबर तक सर्जरी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैंने जॉब छोड़ी मतलब जुलाई में मैंने जॉब छोड़ी है और अगस्त में ही गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म्स निकले थे, अभी भी मुझे ध्यान है। सन 2018 में अ, बहुत बड़ी मतलब एक वैकेंसी निकली थी उत्तर प्रदेश शिक्षक के लिए और उसमें बेसिक स्कूल्स में मतलब कि प्राइमरी स्कूल्स में बहुत बड़ी वैकेंसी आई थी जिसके लिए टेट और बहुत खांसी हो रही है, सॉरी। तो जिसके लिए टेट और सुपर टेट क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी था और मेरे को सब लोगों ने ये बोला कि संजना तुम पढ़ी लिखी हो और अच्छी हो पढ़ने में तो तुम्हें ट्राई करना चाहिए इस जॉब के लिए क्योंकि 2019 में एक चुनाव है और 2019 से पहले-पहले सरकार जो है वो आप लोगों को नियुक्ति पत्र दे देंगे। तो मुझे ये हुआ कि अगर मैं ये जॉब को कर लेती हूँ, मैं इस जॉब जॉब को सिक्योर कर लेती हूँ अपने लिए, तो मुझे मेरी काबिलियत के बल पे एक नौकरी सरकारी मिल जाएगी और फिर जहाँ इतना सब्र कर लिया, 1 साल और सब्र सही। नौकरी में लगने के 6 महीने बाद मैं अपनी सर्जरी करवा लूँगी और अच्छे से करवाऊँगी। तो मैं ज़ोर-शोर से जुट गई और मैं फिर 1 साल तक मैंने अपना हार्मोन्स ट्रीटमेंट बंद कर दिया। क्योंकि मुझे लोगों ने ऐसा भ्रमित कर दिया था कि आपके फ़िज़िकल टेस्ट भी होगा और आपका मतलब फ़िज़िकली वो आपको देखेंगे। तो मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि टेस्टोस्टेरोन लेवल बिल्कुल डाउन हो चुका है, ब्रेस्ट डेवलप्ड हो रहे थे, काफ़ी हो चुके थे। तो मैंने फिर सब बिल्कुल हार्मोन्स छोड़ दिए 2018 जुलाई में, अगस्त से मैंने बिल्कुल हार्मोन्स छोड़ दिए और मैं लेज़र लेना भी मैंने बिल्कुल बंद कर दिया और मैं एकदम से अपने आप को चेंज करके पढ़ाई करने लग गई। और मैंने बहुत मेहनत करी, इतना मेहनत करी, मैंने इतने दिल से पढ़ाई करी कि उस समय जो मेरे दोस्त आज जो वीडियो बना-बना के मेरी बुराइयाँ कर रहे हैं, उस समय वो लोग मुझसे बोलते थे कि संजना भई मान गए, सैल्यूट तुमको, तुम इतना पढ़ रही हो, तुम्हारे पास में ना दोस्तों के लिए समय है, ना किसी बात के लिए समय है, ना मैं व्हाट्सएप पे आती थी, ना फ़ेसबुक, कहीं पे भी नहीं। मैं सिर्फ़ पढ़ती रहती थी दिन भर। कोचिंग गई, कोचिंग से घर आई और पढ़ती रही। इतना पढ़ती थी बैठे-बैठे मैं लेटती नहीं थी कि मेरे को नींद आ जाएगी, मैं बैठे-बैठे पढ़ती थी। मेरे बटक्स, हिप्स दर्द होने लग जाते थे, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता था और मैं इतना पढ़ती थी क्योंकि मुझे लग रहा था ये एक लास्ट अपॉर्च्युनिटी है मेरे पास में, मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाह रही थी। मैंने बहुत दिल से पढ़ाई करी, बहुत दुआ प्रार्थना करी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि
एक मतलब शिक्षा मित्र लोग थे, उन्होंने इस वैकेंसी के ऊपर केस कर दिया और मैं इस वैकें मतलब मैंने क्वालीफ़ाई कर लिया था, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे और मैंने मतलब टेट क्वालीफ़ाई करा, फिर सुपर टेट क्वालीफ़ाई करा और सुपर टेट में जहाँ पे 100 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे, वहाँ मेरे 112 क्वेश्चन सही थे। मैंने मेरिट में स्थान लिया था और मेरिट भी मेरी काफ़ी अच्छी जा रही थी उस समय और शिक्षा मित्रों ने इसके ऊपर केस डाल दिया और ये केस हाई कोर्ट में चला गया। उसके बाद में एक सुनवाई, दूसरी सुनवाई, तीसरी सुनवाई, वो सुनवाई पे सुनवाई चलती चली गई और मैं रुक गई वहीं पे क्योंकि मैंने एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई कर लिया था, मेरिट में अच्छे नंबर थे। अब जब तक कि एक सुनवाई नहीं हो जाती हाई कोर्ट की, मैं अपना ट्रीटमेंट भी नहीं करा सकती थी क्योंकि मैंने एज़ अ पुरुष कोटे में तो जॉइन कर रही थी और फिर मैं सर्जरी करवा लेती, उस बीच मैं महिला हो जाती तो मैं वहाँ पे अपनी सीट को खो देती और पूरी मुझे उम्मीद थी कि मेरा हो जाएगा, सबको उम्मीद थी कि मेरा हो जाएगा क्योंकि मेरी मेरिट बहुत अच्छी बनी थी, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे और 2019 पूरा निकल गया। 2019 मतलब हम इंतज़ार ही करते रह गए, कुछ हुआ ही नहीं और 2019 में फिर जब पूरा 1 साल हो गया, 2018 जुलाई पे मैंने जॉब छोड़ी थी, 2019 जुलाई हो गई और कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो मुझे लगा कि जो मैंने अपना एक हार्मोन्स छोड़ दिए थे, मैं उसको कंटिन्यू करूँ और धीरे-धीरे हल्के डोज़ से फिर से लेना शुरू करती हूँ क्योंकि मेरा बॉडी चेंज होने लगा था। मेरी बॉडी में फिर से वो हेयर ग्रोथ वापस आ रही थी और वो मैस्कुलिन एफर्ट्स वापस आने लगा था और लोग मेरा बोलते भी थे कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, कभी एकदम फेमिनिन, कभी एकदम मैस्कुलिन। तो मैंने फिर से हार्मोन्स स्टार्ट करे और 2020 जनवरी की बात है, मुझे पता है कि 2020 जनवरी में मेरे को लगा कि अब ये केस जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही चलता रहेगा और अब कुछ नहीं हो सकता भाई, जब तक ये केस चल रहा है मैं एटलीस्ट कोई प्राइवेट नौकरी कर लूँ। तो मैंने दिल्ली की तरफ रुख करा। सन 2020 जनवरी 30 तारीख को मैं दिल्ली आई और मैं पटेल नगर स्थित एक फ्लैट पे गई जहाँ पे कि मेरे साथ में मेरी 4 ट्रांस फ्रेंड्स थीं, जिसमें एक जगदम्बा, अंशिका जो कि ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे थे और मैं संजना साइमन और मोहिनी सिंह जो कि बरेली की मेरी ट्रांस फ्रेंड है, हम चारों जने वहाँ पे रहना शुरू करा। हम लोगों ने एक फ्लैट लिया, 18,000 रुपये का फ्लैट था। हम लोगों ने शेयरिंग करा और हम लोगों ने वहाँ पे रहना शुरू करा और मैं 1 महीना वहाँ पे रही। मैंने जाते वहाँ पे मैंने कॉल सेंटर्स में ट्राई करा और मेरा नोएडा सेक्टर 52 में कॉल सेंटर में हो गया था, अमेरिकन कॉल सेंटर था, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने वहाँ पे तकरीबन 1 महीना काम किया और वो करके मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी बॉडी और ख़राब कर रही हूँ क्योंकि वहाँ का माहौल कुछ अच्छा नहीं था। वहाँ पे वीकेंड पार्टीज़ होती थी जो कि बहुत गंदी होती थी। वहाँ पे लोग स्मोकिंग करते थे, ड्रिंक करते थे और वो लोग बहुत हाई-फ़ाई सोच के लोग थे। मैं छोटे से शहर से गई थी। मैं उनके साथ में बिल्कुल भी तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे। उनकी सोच बहुत अलग थी मेरी सोच से। वो लोग फ़िज़िकल रिलेशनशिप भी बहुत ईज़िली कर लिया करते थे और मैं बहुत उसको अजीब-सा मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उनके टाइमिंग्स खाने के बड़े अलग थे। वो रात में 2 बजे उनके यहाँ पे ब्रेक होता था। 2 से 3 बजे तक वो लोग चिकन खाते थे और मतलब जो भी उनको पसंद था भई, जो खाना सब लोग मिलके ऑर्डर करते थे वो आता था। तो डाइट बिल्कुल ख़राब हो रहा था, रात की नींद जा रही थी। रात के 2 बजे हम लोग खाना खा रहे थे और नींद ना आए इसके लिए वहाँ पे स्मोकिंग खरीदते थे लोग और मैं धीरे-धीरे उन सब चीज़ों में मतलब पड़ ही रही थी। मुझे भी आदत हो रही थी उन सब चीज़ों की, जैसे संगत होती है वैसे हम होने लग जाते हैं और मुझे ऐसा लगा कि मैं इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के, इतना अच्छा ख़ानदान, घर-परिवार छोड़ के क्या बनने के लिए आई थी और मैं क्या बनती जा रही हूँ। और मैंने वो नौकरी फिर रिज़ाइन किया। मैंने वो नौकरी छोड़ी तब तक फ़रवरी मैंने पूरा काम कर लिया था। पूरा 1 महीना मैंने काम करा था और स्टार्टिंग मार्च में जब 1 महीने की सैलरी आ गई थी मेरे खाते में, तो मैंने फिर वो जॉब से रिज़ाइन किया और मैंने दूसरी जगहों पे नौकरी के लिए आवेदन करा। वो समय बहुत ख़राब था क्योंकि मैं जहाँ-जहाँ पे जॉब के लिए अपील कर रही थी, वहाँ पे लोग मेरी खूबसूरती, मेरा रंग-रूप देख के, मेरी फ़ेमिनिटी देख के मुझे नौकरी ना दे के कुछ और ऑफ़र्स दे रहे थे। बड़ी-बड़ी कंपनी के नाम है, मैं कभी खोलूँगी तो शायद बड़े-बड़े लोगों की पोल पट्टी खुल जाएगी। मुझे बहुत ऑफ़र्स मिले। बीएमडब्ल्यू कार के लोग मुझे छोड़ने के लिए तैयार थे, मुझे ड्रॉप करने के लिए तैयार थे, मुझे मेरे साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए शिमला, गोवा के टूर करने के लिए तैयार थे। कहते हैं ना कभी-कभी खूबसूरती आपके लिए आशीर्वाद होती है, तो कभी-कभी वो खूबसूरती आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। और मेरे लिए वो 1 महीना जब मैं जॉब ढूँढ रही थी तो बहुत ऐसा कटा क्योंकि लोगों ने
शरीर नोचना चाहा। लोगों ने शरीर को यू नो भूख मिटानी चाहिए अपनी, जो कि मुझे पसंद नहीं थी। मैं कुछ भी कर लेती लेकिन अपना देह व्यापार कभी नहीं करती, अपना देह ऐसे नहीं देती थी। हाँ, मैं किसी से प्यार करती हूँ, कोई मुझे पसंद है, वो एक अलग बात है। लेकिन महज़ चंद पैसों के लिए मैं ये काम करती, ये मेरी आत्मा मुझे नहीं गवारा कर रही थी। और मैंने फिर द ललित होटल जो है, जो कि एलजीबीटीक्यू फ्रेंडली है और वहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है अगर आप पढ़े लिखे हैं, या नहीं भी है तो वो लोग किसी ना किसी सेक्टर में आपको रख लेते हैं। मुझे मालूम चला कि द ललित में ऐसी अपॉर्चुनिटी है और मैं वहाँ पे पहुँच गई इंटरव्यू देने के लिए। वहाँ पे मुझे अक्षय सर मिले, जो कि एचआर टीम के हेड थे। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और मेरे तकरीबन 8 इंटरव्यूज़ हुए, 8 इंटरव्यू हुए जो अलग-अलग लोगों ने लिए, जिसमें कि होटल के एचआर से लेके रीजनल मैनेजर, देन फिर उनका जो ज़ोनल मैनेजर थे वो, और बहुत-बहुत मतलब मैनेजर्स लोगों ने मेरे इंटरव्यू लिए। और मुझे वहाँ पे एक ओम शोरूम था, उसकी मैनेजर के पद पे उन्होंने अपॉइंट करा। उन्होंने कहा मैम आप आने वाले 14 तारीख से 14 मार्च से जॉइन कर सकते हो। मैं बहुत खुश हो गई, मैंने कहा चलो भाई लाइफ सेट हो गई, क्योंकि होटल ललित में जॉब करना बहुत बड़ी एक रिस्पेक्ट की बात थी। और वो लोग सर्जरीज़ वगैरह में भी हेल्प करते हैं, अगर आप 1-2 साल जॉब कर ले तो उसमें भी हेल्प करते हैं। तो मैं बहुत खुश हो गई, मैंने कहा चलो सरकारी नौकरी अगर टीचर की नहीं भी मिलती है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो एटलीस्ट द ललित तो मेरे पास में है ही। और मैंने साड़ियाँ-वाड़ियाँ खरीद ली, तैयारी शुरू कर दी, शूज़ वगैरह सब अच्छे से करना शुरू कर दिया। और 14 तारीख की बात है, मुझे ध्यान है कि जब मेरे को जॉइन करना था उससे 1 हफ़्ते मतलब मंडे को जॉइन करना था, सैटरडे को मेरे पास मैसेज आता है कि ड्यू टू कोरोना इफ़ेक्ट की वजह से होटल इंडस्ट्री को सील कर दिया गया है। और द ललित में काफ़ी सारे इटालियंस थे और इटली से ही ये बीमारी आ रही थी उस समय। तो द ललित को क्लोज़ कर दिया गया था और उन्होंने जो हायरिंग थी वो फ्रीज़ कर दी थी, यानी कुछ समय के लिए रोक दी थी। ऐसा मैसेज मेरे पास में आया कि हम आपको दोबारा सूचित करेंगे और जब तक आपको दोबारा नहीं बताते तब तक हम आपसे क्षमा चाहते हैं। उन्होंने बोल के अपनी बात कह दी और मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मेरे पास में कुछ और था नहीं। और जो भी कुछ मैंने कमाया था, जो मेरी जमा पूँजी थी, वो मैंने एक ऐसे बच्चे को दे दी उसकी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए, जो कि फाइनेंशियली मतलब अब मैं वीक नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, ज़िम्मेदारी कुछ ज़्यादा थी उनके ऊपर। और मेरे दिल अज़ीज़, मेरे दिल के बहुत करीब है वो बच्ची। मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ, वो मेरी औलाद के समान है, मैं उसको अपनी औलाद मानती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ उससे। और वो बच्ची अपना भविष्य बना ले, इससे बड़ा मेरे लिए तो कुछ सौभाग्य ही नहीं था। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे आप लोग सोचेंगे मैं मज़ाक कर रही हूँ। मैंने अपनी सर्जरी के लिए जो पैसे जमा करे थे अपनी सैलरी में से, मैंने उसका एक बहुत बड़ा मतलब कि 75% मनी मैंने उसमें से उठा के उस बच्ची को दे दी, ताकि आप वो अपनी पढ़ाई कर ले। उसके पापा ने कहा मैं 1 डेढ़ साल में आपको लौटा दूँगा, लेकिन वो नहीं लौटा पाए, वो मजबूर थे, उनके पास नहीं था। और मैं जानती हूँ उनकी फैमिली कंडीशन कि नहीं था। और मैं उनसे माँग भी नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती थी। अब ऐसे में 18,000 रुपए का फ्लैट का किराया, मेरे पास जमा पूँजी नहीं है, वो मैं दे चुकी हूँ, किसी को हेल्प कर चुकी हूँ उनकी। मेरे पास कोई जॉब नहीं है उस समय। और 14 तारीख को ये मेरे पास मैसेज आया था। 20 तारीख को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लॉकडाउन लगाया और उसके 2 दिन के बाद नरेंद्र मोदी साहब ने पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया और मैं फँस गई उस फ्लैट में। मेरे सब फ्रेंड्स अपने-अपने घर चले गए थे और मैं किसी कारणवश वहीं फँस गई। और जब मैं वहाँ फँसी तो फिर वो सारा का सारा कर्जा जो किराया था वो मेरे सर पे चढ़ता चला गया। मैं तकरीबन अगस्त तक वहाँ पे रही हूँ। अगस्त तक हम वहीं पे रहे और अगस्त के बाद जब लॉकडाउन खुलने लगा, आवाजाही शुरू हो गई, हम आने-जाने लगे, तो मैं तुरंत ही डॉक्टर नरेंद्र कौशिक के पास गई। मैंने उनको 1 लाख रुपए जमा करे, अपनी सीट बुक करवाई और मैं बरेली वापस आ गई। और डॉक्टर नरेंद्र कौशिक ने मेरा वेट जब चेक करा तो मेरा वेट 69 था और सर ने कहा कि आपका वेट 62 चाहिए मुझे आपके बीएमआई के हिसाब से, और आप जाइए जिम कीजिए और फिर वेट कम कीजिए। तो मैंने दिल्ली छोड़ी, सारा सामान जितना मेरा पटेल नगर में था वो मैंने फ़रीदाबाद में अपनी दोस्त के यहाँ पे रखवाया। मैंने कहा बहन अपने पास में रख लो, मेरे पास अभी पैसे नहीं है मैं किराया दे सकूँ। ऑलरेडी 80-90 हज़ार रुपए मेरे ऊपर कर्जा चढ़ चुका था और मैं घर वापस लौट के आई। और फिर सुप्रीम कोर्ट में वो जो मेरा टीचर्स का जो केस था वो भी शिक्षा मित्र जो थे वो जीत गए। वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि फिर हमारी वो वैकेंसी रद्द हो गई, हम नहीं कर पाए उसको। और बहुत
घालम घाल हो गई सरकारी नौकरी में। तो वो नौकरी भी गई, कोरोना ने मेरे को इतना कर्जे में डाल दिया। द ललित की नौकरी भी फ्रीज़ हो चुकी थी, उन्होंने दोबारा फिर कॉल भी नहीं किया। उसके बाद में मेरे पास सारी जमा पूँजी मैंने चैरिटी में दे ही दी थी। मेरे पास कुछ नहीं बचा था, कुछ भी नहीं। और फिर मैंने 6 महीने लगातार अपने ऊपर मेहनत करी, डाइट करी, अपने फिगर, अपने बॉडी को मेंटेन किया, उस डिज़ायर्ड वेट पे आई मैं। और फिर मेरी मम्मा ने मुझे बहुत सारा गोल्ड दिया अपना, जिसको मैंने गिरवी रखा, और गिरवी रख के मैंने काफ़ी पैसा उससे कमाया। और उस दौरान ब्रदर घनश्याम मेरी लाइफ में आए, जब कितनी परेशानियाँ चल रही थी। मैं इतनी टूट गई थी अंदर से कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या? मतलब गोल्ड गिरवी रखने के बावजूद भी सर्जरी का सारा पैसा इकट्ठा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मुझे पता था 3.5 लाख की सर्जरी है, और सर्जरी के बाद में 1 डेढ़ महीना मैं बिस्तर पे आराम करूँगी, तो कम से कम 4.5 लाख रुपए मुझे चाहिए थे। और मेरे पास में 1 लाख मैं उनको जमा कर चुकी थी, मुझे 3.5 लाख का इंतज़ाम करना था। और मेरे सारा गोल्ड वगैरह बेच के भी मुझे 1 डेढ़ लाख रुपए और ऊपर चाहिए थे। अब मैं समझ नहीं पा रही मैं करूँ तो करूँ क्या? ब्रदर घनश्याम मेरी लाइफ में आए, और आपने बहुत सारे लोगों से मेरे बारे में बात करी कि भाई कुछ चैरिटी मिल जाए, कुछ ऐसी हेल्प मिल जाए, लेकिन कहीं से कुछ हो नहीं पाया बंदोबस्त। और मजबूरी में मुझे कुछ एक ऐसा काम करना पड़ा जिसके लिए लोग वीडियो बनाने को तैयार रहते और बोलते संजना ने ये कर दिया, वो कर दिया, मजबूरी का बहाना बना के। लेकिन मुझे पता है, मेरा ईश्वर जानता है मैंने क्या किया। अगर संजना साइमन पैसों के लिए वो काम करती, तो संजना साइमन कभी आपकी सर्जरी के टाइम पे आपके हाथ में एटीएम कार्ड नहीं रखती। आपको शर्म आनी चाहिए वीडियो को बनाने के लिए। मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आप सुन रही हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। अगर संजना साइमन पैसों की इतनी भूखी होती और उसको पैसों की इतनी चाहत होती, तो कभी अपना एटीएम आपके हाथ में रख के नहीं चली जाती, तब जबकि आप बिस्तर पे थे। अगर संजना साइमन को पैसों का प्यार होता, तो मैं चैरिटी में अपनी जमा पूंजी एक बच्चे को नहीं देती कि वो पढ़ाई कंप्लीट करे। मैंने जो किया, आप उसका इतना सा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने किया है इसलिए मैं बोल रही हूँ। जिस दिन आप करें उस दिन आप बोलें, और उसके लिए बोलिए जिसके लिए आपने किया हो। मैंने किया है इसलिए मैं आज भी बोलूँगी और हमेशा बोलूँगी, और आपको सुनना पड़ेगा। आप जो बोलती हैं मेरे बारे में, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं। आप 2 शब्द प्यार के नहीं बोल पाईं, आप इतनी तक तो आपको सुनना पड़ेगा। आप मेरे लिए ना ये वीडियो बनाया मत कीजिए, क्योंकि वो चीज़ करिए जो चीज़ आप अपने दम पे कर रही हैं। अपने प्रचार करिए, अपना प्रसार कीजिए, अपनी काबिलियत दिखाइए, अपना टैलेंट दिखाइए, अपनी बात कहिए, मेरी नहीं। क्योंकि जिस दिन मैंने कहना शुरू कर दिया ना, बहुत तकलीफ़ लगेगी आपको। सॉरी मित्रों, दफ़्तर में हूँ इसलिए ऐसा चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं बता रही थी आपको कि मैंने उस मजबूरी में वो काम किया, जिसके लिए मुझे इतना सुनना पड़ा। खैर, कुत्ते भौंकते हैं और मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। मैं जानती हूँ मैंने क्या किया। मैंने 6 लाख रुपए जमा करे थे जब मैंने अपना जॉब छोड़ा था। 6 लाख रुपए में मेरी बॉटम और टॉप दोनों सर्जरी हो जाते हैं। लेकिन मैंने किस जगह पे इन्वेस्ट किया, ये मैं जानती हूँ। आपने गिनाना शुरू करा कि लोग ऐसा करते, वैसा करते, कभी अच्छे काम गिना देते? काश कि आपने ये भी कहा होता कि एक ट्रांस दूसरी ट्रांस को सर्जरी के लिए इतनी हेल्प भी करती है। काश आपने कहा होता, लेकिन आप भूल गई होंगी। आप कैसे याद रखेंगी? कंपटीशन है भाई, आपको जलन है, आपको कैसे याद रखेंगी आप? खैर मित्रों, मैंने अपनी सर्जरी करवाई 2021 में, और उसके बाद में कोरोना की सेकंड वेव आ गई। मैं लेके नहीं आई, मेरा भाग्य लेके नहीं आया, ये सारी दुनिया ने उसकी मार झेली है। बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोग अनाथ हो गए। मेरे को तो फिर भी थोड़ी बहुत परेशानी आई और आके चली गई। सेकंड वेव ऑफ कोरोना आई, जो कि और डेडली थी। और मेरे को कोरोना का कोई टीका भी नहीं लगा था, क्योंकि सर ने मुझे मना किया था कि आप इस तरीके से नहीं करें, आप कोरोना का टीका ना लगवाएं, क्योंकि उस समय सुन रहे थे कोरोना का टीका बहुत हाई डोज़ का होता है और लोग मर भी रहे हैं उससे। और मैं तो इतनी वीक हो गई थी सर्जरी के बाद, सिग्मॉइड बहुत बड़ी सर्जरी होती है। मैं इतनी वीक हो गई थी कि मैं मरते-मरते बच रही थी उसमें। और किस तरीके से मैं सर्वाइव करी हूँ मैं जानती हूँ कोरोना के उस दौर में। हर चीज़ जो बाहर से आ रही है उसको वॉश करना, उसको 24 घंटे के बाद छूना, और उसके बाद उसका सेवन करना, एक बीमार इंसान के लिए जो बिस्तर पे हो, ये वो ही जानता है कि उसने कैसे किया, आप नहीं समझ सकते हैं। मेरी फैमिली से कोई नहीं आ पाया था, क्योंकि मैं कोरोना काल में मेरी सर्जरी हुई। और उसके बाद में जब
जून अगस्त का महीना आ गया तो मुझे नोटिस आने लग गए थे, जहाँ से मैंने गोल्ड का लोन लिया था मुझे वहाँ से नोटिस आ गया था। वो उनका टाइम पीरियड पूरा हो रहा था, मुझे उनके पैसे लौटाने थे, मुझे बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ रही थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैंने एक एनजीओ में जॉब किया, जो कि आशीर्वचनम के नाम से एनजीओ था, जो कि बहुत फ्रॉड एनजीओ था। मैं उसके बारे में कभी और वीडियो बनाऊँगी। मैंने वहाँ पे जॉब जॉइन किया जुलाई में, और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने मैंने उनके साथ काम करा। उन्होंने मुझे 60,000 रुपए बोल के जॉब दी, लेकिन मेरे को देते थे 40,000 रुपीज़। उन्होंने मुझे 4 महीने जॉब दिया, सॉरी पैसे दिए, और फिर धीरे-धीरे वो मुझे पैसों के लिए बहुत रुलाने लग गए। अक्टूबर में भी उन्होंने बहुत ड्रामा किया, कल देंगे, परसों देंगे, मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में नहीं आ रही, मैं किराए में रहती हूँ दिल्ली में, तो मेरे खर्चे थे। मैं अपने घर से शाहदरा, मतलब रोहिणी से शाहदरा आती-जाती थी, उसका खर्चा था, तो मैं कैसे सर्वाइव करती? और फिर वो जॉब मेरे को छोड़नी पड़ी। नवंबर में आके मैंने वो जॉब छोड़ी। दिसंबर, जनवरी 2 महीने मैं घर पे रही, मैंने कोई काम नहीं किया, मैंने आराम किया, अपने ऊपर ध्यान दिया, अपनी ब्यूटी पे और अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया, क्योंकि मैं सर्जरी के बाद में प्रॉपर आराम ही नहीं कर पाई थी। कहाँ रोहिणी, कहाँ शाहदरा, मैं इतना ट्रैवल करती थी, मेट्रो में चढ़ना, उतरना, हर चीज़। तो मुझे लगा कि मेरे को अपनी बॉडी को रेस्ट देना चाहिए। मैंने अपनी बॉडी को रेस्ट दिया, और जनवरी में मैं वापस दिल्ली आई, अपने बरेली शहर से मैं वापस दिल्ली आई। जनवरी में घर पे रही, बहुत ठंड हो रही थी, और फरवरी, मार्च मैंने 2 महीने किन्नर्स के साथ में जॉब करा। किन्नर के साथ में पारंपरिक माँगने खाने का काम किया। मलाइका गुरु गोंदनी, उनका एहसान है मेरे ऊपर, मैं उनके पास गई। मैंने उनके यहाँ पे 2 महीने काम किया, और मैंने इतने पैसे कलेक्ट करे कि मैंने अपना सारा कर्जा चुकाया, जो भी मेरे पास घर का कर्जा था वो, जो गोल्ड था वो सारा मैंने छुड़वाया। और उसके बाद जब अप्रैल का महीना आया, सब चीज़ें सेट हो गई थी, मतलब मैं किसी के 1 रुपए कर्जे में नहीं थी। उसके बाद मैंने वो काम भी छोड़ दिया, और मैंने एप्लीकेशंस लगाई अलग-अलग जगह, फिर से जॉब की। जितने अखबार में जितनी जगह जॉब निकल रही थी, मैं हर जगह एप्लीकेशन डाल रही थी, और भगवान के कृपा से मुझे कथक केंद्र नई दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में जॉब मिली, और मैं यहाँ पे जॉब करने के चली आई, और आज मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ सक्सेसफुल। मैं यहाँ पे प्रोग्राम सेक्शन देखती हूँ, कोऑर्डिनेट करती हूँ, देश-विदेश से कलाकार आते हैं, उन लोगों के बारे में सब लिखना, करना, ये सारा मेरा काम है। मैं सारा प्रोफ़ाइल मेंटेन करती हूँ, वेबसाइट मेंटेन करती हूँ, और जो भी प्रस्तुतियाँ होती हैं उसका मंच संचालन करती हूँ। और बड़े-बड़े यूनिवर्सिटीज़ में, बड़े-बड़े कॉलेजेस में, बड़े-बड़े सेमिनार्स और समारोह में मैं ट्रांस कम्युनिटी में एज़ अ सोशल एक्टिविस्ट काम करती हूँ, पार्टिसिपेट करती हूँ। और मैं एक समाज सेविका के रूप में दिल्ली अपने क्षेत्र में बहुत सक्रिय हो चुकी हूँ, एक जाना-माना नाम हूँ। तो ये मेरी एक स्टोरी थी जो मैंने आपको बताई, तब से लेके अब तक, जब मैंने जॉब छोड़ी थी और अब तक। लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं आप लोगों के दिल में मेरे लिए नफ़रत डालने के लिए, लेकिन सच ये है जो आज मैंने कहा। संजना साइमन, मजबूरी, वो भी ऐसी मजबूरी जो मुझे कुछ समय के लिए ऐसा करा, अदरवाइज़ मैं एक कॉम्पिटेंट वुमन के रूप में जी रही हूँ। अपने इस वीडियो के माध्यम से पास्टर घनश्याम मसीह को बहुत-बहुत थैंक्स करती हूँ, प्रभु को थैंक्स करती हूँ कि इतने अच्छा इंसान मेरे जीवन में आया, और उनके आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ, सब खुश रहें। आज का मैं अपना लुक आप लोग को दिखाती हूँ। आज मैंने एक छोटा-सा पफ बनाया है, मुझसे मेरे फ्रेंड्स ने कहा था दीदी पफ बनाया करिए, अच्छा लगेगा। तो कोशिश करिए पफ बनाने की, क्योंकि मैंने लेज़र कटिंग करवा रखी है, तो बालों को उठा के ऊपर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और अपने फ़ेवरेट वाले मैंने ये झुमके पहने हैं, लाइनर, काजल, बिंदी, आईब्रोज़ बनाई हैं, लिपस्टिक लगाई है। और ये मेरी मम्मी की बहुत फ़ेवरेट साड़ी है, जो कि उन्होंने मुझे गहनों के साथ दी थी, जब उन्होंने मुझे अपनी ज्वेलरी दी थी, गिफ्ट करी थी सर्जरी के बाद। उसमें उन्होंने मुझे साड़ियाँ भी गिफ्ट करी थी, मैं बता चुकी हूँ आपको। तो उसमें से एक साड़ी ये है, आप देखिए ये कैसी लग रही है। साड़ी मुझे बेहद पसंद है, बहुत बहुत पसंद है साड़ी मुझे। आप देख सकते हैं, साड़ी प्योर सिल्क की साड़ी है, साउथ की, और बहुत प्यारा वर्क है इसमें। आप देख सकते हैं, मैंने खोल के पहनी है, और ये साड़ी बिल्कुल एकदम ऐसे शिफॉन के समान चिपक जाती है। और पीछे का लुक देख सकते हैं आप। साइड से आप देखिए, साइड से मोटी हो रही हूँ बहुत फ्रेंड्स, पेट निकल रहा है, जिम करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो ये है मेरा आज का लुक, मेरी आज की ड्रेस।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार का, मोहब्बत का, मेरी वीडियोस को देखने के लिए। जो लोग किसी के बारे में सिर्फ बुरा बोलते हैं, मैं पहले भी कहती हूँ गंदी मक्खी के समान है, मैं आज भी कहूँगी वो गंदी मक्खी के समान है, क्योंकि उनको मेरी बहुत बहुत अच्छाइयाँ पता है, लेकिन वो बोलते नहीं हैं, उनके अंदर साहस नहीं है किसी की तारीफ़ करने का, बुराई करने का साहस ज़रूर है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं संजना साइमन आप लोगों से विदा लेती हूँ अपने यूट्यूब पेज से। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपको कसम है मेरे प्यार के, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में कम से कम 500 से ऊपर कमेंट होंगे, तब मैं समझूंगी कि आप मुझे प्यार करते हैं। प्लीज़ प्यार कीजिए, बताइएगा मेरी मम्मा की साड़ी कैसी लगी, मैं कैसी लग रही हूँ। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को प्लीज़। ओके बाय।